कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2024-25 तक हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी और 2013 के बाद हमारे देश की जीडीपी 50% तक बढ़ चुकी है। 1967 के बाद हमारे देश में कभी भी फूड ग्रेन की शॉर्टेज नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद एक समस्या ऐसी है जो देश पे एक साइलेंट किलर की तरह अटैक कर रही है और देश को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जिसके बारे में आज तक इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। तो दोस्तों वो समस्या है माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की, जो मोस्टली बच्चों में देखी जाती है। जब बच्चों को पूरा पोषण यानी फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है तो उसकी वजह से वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। और माल न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, एक अंडर न्यूट्रिशन और एक ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन के बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ जाता है और इसके बारे में न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में भी हम देखते रहते हैं। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन के बारे में कभी इतनी बात नहीं हुई है और इसी अंडर न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे। अंडर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं और जब उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती तो इस तरह के बच्चों को स्टंटेड चाइल्ड कहा जाता है। और जब बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग उनका वेट नहीं बढ़ पाता तो ऐसे बच्चों को वेस्टेड चाइल्ड कहा जाता है। और हमारे देश में 38% स्टंटेड चाइल्ड्स, 35% अंडरवेट चाइल्ड और 21% वेस्टेड चाइल्ड्स हैं। और हमारे देश के सिर्फ 6.4% बच्चों को ही वेल न्यूट्रिशन मिल पाता है और दुनिया के 33% माल न्यूट्रिशन चाइल्ड सिर्फ भारत के अंदर हैं। और हमारे देश में 3 साल से कम उम्र के आधे बच्चे अंडरवेट होते हैं। और माल न्यूट्रिशन ही नहीं बल्कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94 थी 107 कंट्रीज में 2020 में, और हमारी रैंक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हर साल घटती जा रही है। इसका मतलब कि हमारे देश में बच्चों को और लोगों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं माल न्यूट्रिशन की, और माल न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट किसी भी देश की इकोनॉमी पे भी पड़ता है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन चाइल्ड में पोटेंशियल कम होता है, उनकी एक्टिविटीज़ भी स्लो होती हैं और उनके बीमार होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो रेगुलरली स्कूल में भी नहीं जा पाते और अच्छी स्टडी नहीं कर पाते और इसकी वजह से आगे चलकर वो अच्छी जॉब प्राप्त नहीं कर पाते, उनको कम वेजेस पे काम करना पड़ता है और इस तरह से उनकी पूरी लाइफ ही माल न्यूट्रिशन में गुजर जाती है। और इस तरह के माल न्यूट्रिशन चाइल्ड पे गवर्नमेंट को भी उनकी हेल्थ केयर और उनकी स्कूलिंग पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसकी वजह से किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% तक हर साल कम हो जाती है। और कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई देश वहाँ के न्यूट्रिशन पे $1 खर्च करता है तो उसके रिटर्न में उनको आगे चलकर वो न्यूट्रिशन चाइल्ड $25 से $30 तक रिटर्न देते हैं। लेकिन भारत में इतनी ज़्यादा माल न्यूट्रिशन का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ की जेंडर इनइक्वालिटी। हमारे देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन वुमेन है और जब ये माल न्यूट्रिशन वुमेन किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चा भी माल न्यूट्रिशन होता है। और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ का वेट 10 किलोग्राम तक बढ़ जाता है, वहीं इंडिया में लेडीज़ का वेट एवरेज 5 किलोग्राम तक ही बढ़ पाता है। और इसका भी एक बड़ा रीज़न है माल न्यूट्रिशन, जिस वजह से उनकी अगली पीढ़ी भी माल न्यूट्रिशन ही पैदा होती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हमारे देश की पॉपुलेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बिलो पॉवर्टी लाइन है और हमारे देश की 23% पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर एवरी डे 100 रुपये से भी कम है, तो जिसकी वजह से ये फैमिलीज अपने बच्चों को भरपेट खाना नहीं दे पाती हैं और पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी ये बच्चे मालन्यूट्रिशन हो जाते हैं। और इसका दूसरा बड़ा रीज़न है कि यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्सा वेजिटेरियन है और वो अपनी डाइट को सिर्फ दालों या दलिया वगैरह से ही कंप्लीट करते हैं, जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्रोटीन होता है और इस वजह से इनको पूरा प्रोटीन नहीं मिल पाता। और भारत में माल न्यूट्रिशन होने का एक बड़ा रीज़न यहाँ के माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, क्योंकि जब माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे स्टेट्स में जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स यूपी और बिहार से ही आते हैं और सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन भी यूपी और बिहार में ही है। तो जब ये माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ इनको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही स्कीम्स जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इनका बेनिफिट नहीं मिल पाता है और जो पैसा इनको अच्छे खाने के लिए खर्च करना चाहिए उस पैसे को इनको खर्च करना पड़ता है सिर्फ आटा और चावल लेने के लिए। लेकिन माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने भी समय समय पर अपनी तरफ से कुछ स्कीम्स चलाई हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मिड डे मील स्कीम की, जिसको 1995 में सिर्फ बच्चों का पेट भरने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि उस टाइम बच्चे
स्कूल में नहीं आते थे और उनको स्कूल में आने के लिए एंकरेज करने के लिए इस स्कीम को चलाया गया था। लेकिन जब देखा गया कि माल न्यूट्रिशन भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, तो बच्चों को दिए जाने वाले फूड में कुछ और न्यूट्रिशंस ऐड किए गए, जिससे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से भी लड़ा जा सके। और अब देश के 12 लाख स्कूलों में लगभग 12 करोड़ बच्चों को हर दिन मिड डे मील के थ्रू खाना दिया जाता है और गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको बहुत ही पौष्टिक आहार दिया जाए। और उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको शुरू किया गया था 1947 जून में, जिसके अंतर्गत बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को 35 किलोग्राम राइस और 35 किलोग्राम व्हीट हर महीने दी जाती है और अबव पॉवर्टी लाइन के लोगों को 15 किलोग्राम राइस और व्हीट हर महीने दी जाती है। और ये राशन इनको गवर्नमेंट द्वारा मार्केट रेट से बहुत ही कम रेट पे दिया जाता है, जिससे हर किसी को भरपेट खाना मिल सके। और इसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चलाई गई थी, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चे और उनकी मां के लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। उनके लिए प्री स्कूलिंग का भी इंतजाम किया जाता है। और इसी दिशा में सरकार ने एक नई स्कीम चलाई है, जिसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में दिया जाने वाला राइस फोर्टिफाइड राइस होगा। क्योंकि जो पहले राइस दिया जाता था वो मिल्ड राइस होता था और मिल्ड राइस में राइस के बहुत से न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए उनको फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल सके। लेकिन इतनी सारी स्कीम्स चलाने के बावजूद भी हमारे देश में माल न्यूट्रिशन कम क्यों नहीं हो पाई है? और इसका सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन। हमारे देश में हर डिपार्टमेंट में करप्शन भरा पड़ा है। और ऐसे ही मिड डे मील स्कीम में 2019 से लेके अब तक 52 कंप्लेंट्स करप्शन की दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 14 कंप्लेंट्स यूपी से हैं और इसके बाद 11 कंप्लेंट बिहार से हैं। और इस करप्शन की वजह से बच्चों को जो फूड दिया जाता है स्कूल्स में, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी उस लेवल की नहीं होती है जिस लेवल की होनी चाहिए। और इसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिस पे सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन इसमें भी करप्शन के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। करप्शन के 800 केसेस में से 300 केसेस यूपी और 120 केस बिहार में पाए गए। यानी करप्शन के 50% केसेस तो सिर्फ यूपी और बिहार में ही हैं। और यहाँ के लोग अवेयर भी नहीं है कि इनको हर महीने सरकार द्वारा अनाज मिलता है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन को देखने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने बताया था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश का सबसे ज़्यादा करप्ट सेक्टर है। और बिहार के कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां लोगों को हर महीने अनाज दिया ही नहीं जाता, उनको साल में सिर्फ 2-3 महीने ही अनाज दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत से केसेस हर एक स्कीम में हमें देखने को मिल जाएंगे और इसकी वजह से आज तक हम माल न्यूट्रिशन से लड़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो अगर सरकार को माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले इस करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।